आज के मुद्दे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि क्या मनमोहन सिंह असरहीन प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्या वो अब दूसरों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं, या फिर अब एक ऐसे मोहरे बन चुके हैं जिनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ काम के लिए ही लिया जाता है। प्रताप जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो आरोप लगातार मनमोहन सिंह पर लग रहे हैं, उसकी छवि जो है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, यहीं से तैयार हुई है? बात तो सही है, क्योंकि मनमोहन सिंह का अगर यदि ग्राफ देखा जाए, उनके कैरियर को देखा जाए, तो मनमोहन सिंह एक बहुत सफल नौकरशाह रहे। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पे भी बहुत ही अच्छे, देश में एक बदलाव, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले प्रधानमंत्री के, वित्त मंत्री के तौर पे भी हुए। जब प्रधानमंत्री बने तो तब एक ऐसी मजबूरी थी पूनम, वो मजबूरी के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि सोनिया गांधी के ऊपर जो एक क्वेश्चन मार्क लग गया था विदेशी महिला के तौर पे, जब पूरे देश में एक हल्ला हो गया था, तो कांग्रेस को मनमोहन सिंह को आगे लाना पड़ा मजबूरी में। तो मजबूरी के वो नेता थे, और मनमोहन सिंह भी ये जानते थे कि यदि सोनिया गांधी को अगर उनके ऊपर सवाल नहीं उठता तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं होते। ये मनमोहन सिंह भी जानते थे, और उन्हें इस बात का भी पता था कि वो जब कुर्सी पर बैठेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उन्हें आलाकमान का आशीर्वाद, आलाकमान का जो समर्थन है वो बहुत जरूरी होगा। बस यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही। आलाकमान के समर्थन के लिए वो ताकते रहे, और उनके 8 साल ऐसे गुजर गए को पता नहीं चला। ऐसा माना जाता था कि अर्थशास्त्री और दुनिया का एक मजबूत अर्थशास्त्री जिसने झंडे गाड़े हैं दुनिया में अपने विद्वता के, वो आदमी जब प्रधानमंत्री बनता है, कुछ करने का मौका आता है, देश में बदलाव का मौका आता है, देश में अर्थव्यवस्था को बदलने का मौका आता है, आर्थिक तंगियों को खत्म करने का मौका आता है, आर्थिक संकट को समाप्त करने का मौका आता है, तो वो आदमी जो अर्थशास्त्री इतना कमजोर साबित हो जाता है कि देश और रसातल में चले जाता है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है भी कि नहीं। प्रताप जी, मैंने कहा जाए कि मजबूरी के 8 साल निकल गए और अब वो कांग्रेस के लिए मजबूरी बन चुके हैं। कांग्रेस के लिए कभी मजबूरी नहीं रहे। कांग्रेस के लिए एक, जैसा तुमने कहा था कि शतरंज के मोहरे थे, और मोहरे की तरह ही वो चलते रहे। और अब मोहरे की शायद कांग्रेस को जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके खिलाड़ी खुद अब मैदान के खिलाड़ी बन चुके हैं। राहुल गांधी अब पूरी तरह से वयस्क होकर और पूरी तरह से अपनी पारी खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। जो शतरंज की खेल था अब वो कबड्डी के खेल में बदलने वाला है। अब मोहरों की जरूरत नहीं है, अब सीधे पाले में उतरकर खेलने वाले खिलाड़ी चाहिए। इसलिए राहुल गांधी जैसे जो युवा हैं और जो कांग्रेस के K1R के तौर पे अब नए ढंग से प्रस्तुत हो रहे हैं। अब कबड्डी का खेल शुरू होने वाला है राजनीति में, तो इसलिए कांग्रेस भी कबड्डी खेलने वाली है। ऐसे में मनमोहन सिंह जैसे मोहरों की अब शायद कांग्रेस को जरूरत नहीं है। प्रताप जी ने कि कुछ दिन पहले एक बात सामने आई थी कि सोनिया गांधी जो है अब राजनीति को समझने लग गई है, राहुल गांधी भी अब समझने लगे हैं। तो यानी कि इतने दिन तक समझने की उन्होंने कोशिश की और मजबूरी को प्रधानमंत्री बनाए रखा। अब जब राजनीति समझ गए हैं तो अब वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जो है मुख्य पृष्ठभूमि में आ जाए। लोग तो ये कहते हैं कि ये बात गलत है कि सोनिया गांधी अब राजनीति को समझने लग गई। लोगों का कहना है कि सोनिया गांधी बहुत अच्छी तरह से राजनीति को पहले से ही जानती थी। उनको पता था कि किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और लोगों को पता भी नहीं लगने दिया, और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती गई, और लक्ष्य आज उनका बहुत निकट आ गया है। आज चारों ओर से कांग्रेस में यह मांग उठने लगी है कि सोनिया गांधी को क्योंकि प्रधानमंत्री पद नहीं मिला तो राहुल गांधी क्यों नहीं। अब राहुल गांधी, जो कि उनका एक लक्ष्य था कि किसी भी तरह से, जो राजीव गांधी ने जो के बाद जो गद्दी दूसरे नेताओं के पास चली गई, उस गद्दी को किस तरह से वापस गांधी परिवार के हवाले पास लाया जाए, तो राहुल गांधी को उन्होंने तैयार किया पूरी तरह से। पार्टी को भी इसी तरह से सींचा कि पूरी की पूरी पार्टी आज भी आलाकमान के आगे नतमस्तक है, आज भी उन्हें मानती है, आज भी उनके आदेश पे काम करती है। तो ये कह देना कि सोनिया गांधी को राजनीति अब समझ में आने लगी है, बड़ी गलत बात है। मुझे लगता है सोनिया गांधी को पहले भी राजनीति समझ में आती थी, अब भी राजनीति समझ में आ रही है, लेकिन उनका हर चाल और हर दाव निश्चित समय पे आता है, और ये समय पे आया उनका। यानी कि पीएम की कुर्सी के लिए जो दावेदारी और जो एक माहौल तैयार करना था वो धीरे धीरे यहाँ पर तैयार किया गया, और अब यहाँ पर एक पूरा माहौल तैयार कर दिया गया है कि अब राहुल गांधी आ सकते हैं और प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी उनके लिए बिल्कुल तैयार है। फिलहाल प्रताप जी, आप हमारे साथ सुमन शर्मा फोन लाइन पर बनी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सुमन शर्मा जी आपका HBC न्यूज पर। नमस्कार जी सुमन शर्मा जी, हम बातचीत आज चल रही है कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बेअसर प्रधानमंत्री हैं, कमजोर प्रधानमंत्री, क्योंकि आजकल यही जो चर्चा है, यही बात है, चारों ओर से उठ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं कह रही है, क्योंकि हम लोग विरोधी पार्टी हैं, तो ये आरोप लगाने पे ये होता है कि विरोधियों का काम है विरोध करना।
परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चर्चा हो रही है जी। और देश में जितने मतलब इनके टेन्योर में यूपीए 2 एंड यूपीए 1 इनके नेतृत्व में जितने साल ये लोग सरकार में रहे हैं और जिस तरह से देश का मतलब स्थिति हुई, घोटालों की सरकार कही जा सकती है, एक भी मुद्दे पे डिटर्मिनेशन के साथ कोई डिसीजन नहीं ले सकते हमारे प्रधानमंत्री, तो इनको असरदार कैसे कहा जाएगा। और अमेरिकन पुस्तक में भी इनके बारे में कहा गया कि ये तो साइलेंट मोड पे रहने वाले प्रधानमंत्री हैं जो कुछ बोलते ही नहीं है। तो बिल्कुल देश की जो एक इकोनॉमिक्स के रूप में हम लोगों ने सोचा था। समझिए एक सवाल है, सवाल है, क्या भारतीय राजनीति में कमजोर नेताओं का दौर आ गया है? क्योंकि जहां भी आपकी पार्टी में भी कमजोर है उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया जाता है और प्रधानमंत्री भी कांग्रेस उन्हीं को बनाती है जो कमजोर है। क्या कमजोर नेताओं को नेतृत्व सौंपने का कोई दौर चला हुआ है? देखिए प्रताप जी, इस बात से तो मैं आपका खंडन करूंगी कि भारतीय जनता पार्टी में कमजोर नेताओं के नेतृत्व को स्वीकार किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो जमीन से जुड़े या जो कहते हैं कि आक्रामक नेता होते हैं उनको ही नेतृत्व दिया जाता है। सुमन जी, एक बात आ रही है कि लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री कमजोर इसलिए क्योंकि कोई भी मंत्री और कांग्रेस आलाकमान उनकी बात नहीं मानता। ऐसे ही हालात आपके आलाकमान के अध्यक्ष के हैं, उनकी भी कोई नेता बात नहीं मानता। क्या कारण है कि कमजोरों को अध्यक्ष बनाने का दौर चल गया है? नहीं प्रताप जी, मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी कर्नाटका का ही। यदि नेतृत्व की बात हमारे मुख्यमंत्री नहीं मानते तो वो इस्तीफा नहीं देते। आपको ध्यान हो कि येदियुरप्पा ने हमारे नेतृत्व के कहने से ही इस्तीफा दिया। तो ये बात तो यही खारिज हो जाती है कि बीजेपी में कहीं नेतृत्व की बात नहीं मानने की और कमजोर नेता को ही नेतृत्व दिया जाए, तो इस बात से ही साबित होता है। लेकिन कांग्रेस के लिए प्रताप जी मैं जरूर कहूंगी, आप लोग भी देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह से देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों की मैं बात करूंगी कि बोलना नहीं चाहिए, परंतु मैं बहुत खेद के साथ ये बात कह रही हूँ कि प्रतिभा पाटिल जिस तरह से राष्ट्रपति बनी थी ये भी एक चर्चा का विषय रहा था। और आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जिस तरह से देश को चला रहे हैं और एक अर्थशास्त्री के रूप में उनको प्रेजेंट किया गया था, परंतु देश की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई। सुमन जी, देश की नहीं प्रदेश की बात करें, आपकी ही पार्टी के कई नेता ऐसे कहते हैं अरुण चतुर्वेदी जी को इसलिए अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि वो बहुत कमजोर हैं। नहीं, वो बहुत युवा थे इसलिए बनाया गया था उनको। कमजोर नहीं है वो? नहीं, युवा को हम लोग तो आपकी पार्टी के नेता जो कहते हैं कि अरुण चतुर्वेदी कमजोर हैं इसलिए उनको नेता बनाया गया, क्या ये बात सही नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ ये कहाँ कोई कहता है, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हमारे यहाँ युवा नेतृत्व की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और युवा होने के कारण ही अरुण चतुर्वेदी जी को मौका मिला, वो नेतृत्व कर रहे हैं। और हमारी अगर आप नेतृत्व की बात करते हैं तो वसुंधरा जी की भी बात आपको करनी चाहिए कि उनको इसीलिए नेतृत्व दिया जा रहा है क्योंकि उनमें क्षमता है। नेतृत्व विहीन लोगों को हम लोग नहीं कमान दे सकते हैं राज्य प्रदेश की, और इसलिए मुख्यमंत्री के रूप में हम उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनकी चर्चा होती है बार बार राजस्थान में। चाहे विपक्ष के गहलोत साहब हो, उनको नींद नहीं आती है उनके नाम लिए बगैर, सरकार में रहते हुए भी उनको वसुंधरा फोबिया है। तो हमारे यहाँ नेतृत्व और पावर की कमी नहीं है, मतलब क्षमता विहीन लोग हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ इतना क्षमतावान लोग हैं जो कांग्रेस के भी को नींद उड़ा के रखते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। अच्छा सुमन जी, एक बात है कि अमेरिका अभी तक मनमोहन सिंह की प्रशंसा करता था, अचानक अमेरिका को क्या हो गया कि मनमोहन सिंह की बुराई करने लगा है? इसके पीछे क्या कारण मानती है? क्या अमेरिका कोई स्वार्थ है उसके पीछे या कोई राजनीति? नहीं, जब तक अमेरिका को स्वार्थ था, जब उनको उस बिल पे साइन कराना था तब तक तो वो उनकी चाटुकारिता में लगे हुए थे। परंतु उसके बाद जो देश और विश्व में स्थिति गई प्रधानमंत्री की, तो भारत एक प्रगतिशील देश के रूप में जाना रहता है और सभी जगह पूरे विश्व में भारत की चर्चा होती है। तो उन चर्चा से अमेरिका को भी वाकिफ होना पड़ेगा, वो वन साइडेड स्टोरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कमजोर हुई, देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई, तो पूरे विश्व पे इसका असर पड़ता है। इसलिए अमेरिका पे भी इसका असर पड़ा और इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। यानी कि आपका कहना है कि अमेरिका की बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं, विश्वास की मैं ये नहीं कह रही हूँ प्रताप जी, मैं विश्वास की स्थिति को अमेरिका भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जब उसका स्वार्थ था तब उस समय उन्होंने इस प्रधानमंत्री की तारीफ की थी क्योंकि उनको उस बिल पे साइन करवाना बहुत आवश्यक हो गया। अच्छा, एक बात बताइए सुमन जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका का एक मीडिया असरहीन, कमजोर बताता है, क्या ये अच्छी बात है? क्या अपने देश के स्वाभिमान के लिए ठीक है? क्या उनको जवाब नहीं देना चाहिए?
प्रधानमंत्री को ऑब्वियस जवाब देना चाहिए। ये देश की अस्मिता का प्रश्न हो जाता है और देश के स्वाभिमान का प्रश्न हो जाता है। लेकिन उस प्रधानमंत्री से देश की अस्मिता और स्वाभिमान की कल्पना करने की बात भी दूर है, क्योंकि जिन्हें बोलना ही नहीं आता। धन्यवाद सुमन जी। नहीं करते हैं तो देखिए उसी दिन जो बिना चुने हुए अगर बिना चुनाव लड़े देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो ये भी देश के स्वाभिमान के लिए गलत ही होता है। धन्यवाद सुमन जी। तो कुल मिलाकर बात उठा दी, क्योंकि विपक्ष के जो पार्टियों को तो अच्छा मौका मिल गया। ये वही भाजपा पार्टी की नेता हैं सुमन शर्मा, जो भाजपा पार्टी पानी पी पी के अमेरिका को लगातार गालियां देती रहती है, लेकिन उनको एक बड़ी खुशी हो रही है कि मनमोहन सिंह को अमेरिका ने गाली दे दी तो उनके दिल में बहुत ही सुकून मिला है कि अमेरिका भी अब गाली देने लगा है। लेकिन एक बात जो सुमन शर्मा ने जो लास्ट में कही वो बात सही है कि मनमोहन सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो राज्यसभा के पिछले दरवाजे से ही सरकार के प्रधानमंत्री पद पे पहुंचे हैं, ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं और जनता से सीधे चुन के नहीं पहुंचे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री के पद पे, जिसे देश का नेता कहा जाता है, यदि जनता के समर्थन से अगर लोकसभा में पहुंच के नेता नहीं बनता है तो उसकी कमजोरी हमेशा बनी रह जाती है। वही कमजोरी शायद मनमोहन सिंह की भी है। जी बिल्कुल प्रताप जी, कहने को तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अगर उनकी वास्तविक ताकत का जायजा लेते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं है। और देखते हैं इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। कहने को तो मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री, यानी कि भारत की मंत्रिपरिषद के सर्वेसर्वा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। जी हां, मनमोहन सिंह के हाथों में कुछ भी नहीं है। ना तो वो किसी मंत्री को हटा सकते हैं और ना ही अपनी पसंद से किसी शख्स को मंत्री बना सकते हैं। यहाँ तक कि नीतियां भी 7 रेसकोर्स में ही नहीं बल्कि 10 जनपद में बनाई जाती हैं। मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ता सभी सोनिया गांधी के इशारे पर घूमते हैं। जाहिर सी बात है कि जब सब कुछ सोनिया के हाथ में हो और प्रधानमंत्री के हाथ में कुछ भी ना हो तो प्रधानमंत्री के कद पर सवाल तो खड़े होना लाजमी है। यहाँ तक कि क्षेत्रीय शत्रफ भी सोनिया, राहुल और राज्य प्रभारियों के ही इर्द गिर्द घूमते हैं। इन क्षेत्रीय शत्रफों को प्रधानमंत्री से कोई भी सरोकार नहीं होता है और इसीलिए बार बार मनमोहन सिंह पर कमजोरी का तमगा लग जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। यानी कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग भी प्रताप जी जो नहीं चाहते कि मनमोहन सिंह जो हैं अब प्रधानमंत्री रहे। पहले ही उन पर आरोप लगातार लगते रहे हैं और अब एक जो थिंक टैंक कांग्रेस का मानते हैं वो भी यही चाहता है कि मनमोहन सिंह को जल्दी से जल्दी रिटायर किया जाए। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि काम और नियंत्रण की दृष्टि से तो मनमोहन सिंह वास्तव में प्रधानमंत्री की स्थिति में रहे ही नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि रोज खबरें आती हैं कि कांग्रेस के नेता जो है वो जयपुर से दिल्ली गए और मिले, आला कमान से मिलने के लिए 4 दिन वहीं रुके हुए हैं, बड़े बड़े नेता और वहीं रुके हुए हैं। राहुल जी ने 3 दिन बाद का समय दिया, लेकिन एक भी दिन ऐसी खबर नहीं आती कि मनमोहन सिंह से कोई नेता मिला हो, मनमोहन सिंह ने कोई टाइम दिया हो, कोई मनमोहन सिंह से मिलना नहीं चाहता। तो ये एक बात साफ तौर पे जाहिर है कि कांग्रेस में जो शक्ति केंद्र है वो मनमोहन सिंह के पास नहीं है। कहा जाए कि जो ब्रिटिश मीडिया ने कहा था कि मनमोहन सिंह कठपुतली हैं, तो ये बात बिल्कुल सही बैठती है। ये भी कहा कि असरहीन है, असर भी नहीं रहा, प्रभाव नहीं रहा, पकड़ नहीं रही, और इसके लिए जिम्मेदार तो कुल मिलाकर कांग्रेस का नेतृत्व है कि अपने प्रधानमंत्री को खुद ही कमजोर कर दिया। अडवाणी ने एक बार जब पिछले चुनाव थे लोकसभा के तब कहा था कि कमजोर प्रधानमंत्री, तो कांग्रेस ने बहुत हल्ला मचाया था कि मनमोहन कमजोर नहीं मजबूत है, और ऐसा दिखाया था कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री है। लेकिन कांग्रेस ने ही उस चुनाव के बाद मनमोहन को इतना कमजोर कर दिया कि मनमोहन सिंह खुद को भी शायद प्रधानमंत्री समझ पाते हैं, इसमें भी बड़ा शक होने लगा है। प्रताप जी, क्या लगता है कि मनमोहन सिंह की जो इमेज है वो एक रबर स्टैम्प की तरह रह गई है, जिस सिर्फ और सिर्फ छपाई करने के लिए जिसको